दोस्तों आपके प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। चैप्टर 3 पे हम पहुँच चुके हैं आपकी एनसीईआरटी के। पीछे से सारा कवर कर दिया है और अब आगे से हम लोग देख रहे हैं। तो 5 मिनट का समय दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। और एक्सप्लेनेशन अगर आपको 5 मिनट में नहीं आती है तो स्किप कीजिएगा। पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2024 दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम मोर फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी गैसेस लॉन्ग वेव रेडिएशन में। फिर ये डायरेक्ट देखिए आइसोथर्म हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट डायरेक्टली यहाँ से उठाई गई हैं प्री 2024 में। ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए उसको पूरा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप पिछली वाली देखे होंगे, पर बताना पड़ता है नए व्यूअर्स अगर हमारे आएंगे यहाँ पर तब। तो अगर आप चैप्टर 3 देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करता हूँ। तो अब पहले हमने एवोल्यूशन की बात करी, कैसे स्टार्स बनी, कैसी गैलेक्सीज बनी हैं। और अब हम बात करेंगे हमारी अर्थ के बारे में। अभी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या क्या देखा था, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी हुई, किस प्रकार से मून बने, किस प्रकार से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में स्ट्रेटिफाई हुई अर्थ। और यहाँ पर हमें कोर, मेंटल, सरफेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इंटीरियर में थोड़ा चलते हैं, फॉर्मेशंस देखते हैं और बड़ा अच्छा लगने वाला है आपको। तो नमस्कार भैया और बहन, कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। आइए करते हैं प्रारंभ। वॉट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ। तो आप क्या कल्पना करते हैं अर्थ के नेचर के बारे में। डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा जैसे एक क्रिकेट बॉल होती है, सॉलिड, ऊपर से सॉलिड होती है, अंदर कुछ नहीं होता उसके, उस जैसी है। या फिर एक ऐसा बॉल है जिसके अंदर भी वो लोहा, जैसे एक मेटल की बॉल होती है तो ऊपर से मेटल है, अंदर से भी मेटल है। या फिर वैसी कोई ठोस चीज़ है। हैव यू एवर सीन अ फोटोग्राफ्स और इमेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। तो क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन देखी है। कैन यू रिलोकेट द इमरजेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा। और क्या आप रिलोकेट कर सकते हैं इमरजेंस हॉट मोल्टन लावा की, डस्ट की, स्मोक की, फायर और मैग्मा जो कि निकलती हैं आउट ऑफ द वॉल्केनिक क्रेटर यानी वॉल्केनोस से। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज नाइदर एनीवन हैज नॉर एनीवन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये कह रहे हैं कि हम तो, अगर हमें जानना होगा पृथ्वी की सतह के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या है, तो एक पहला सबसे बड़ा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आप वहाँ तक जाते हैं, फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसा केस तो नहीं हो पाएगा। आप धरती में कितना नीचे जाएंगे उसकी एक लिमिट होती है। जो ड्रिलर्स हैं, ड्रिलिंग वगैरह करेंगे उसको, वो भी कई किलोमीटर तक जाएंगे, कुछ किलोमीटर तक ही जाएंगे। लेकिन उसके नीचे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतना हीट, उतना प्रेशर जो है वो झेल सके। तो इस वजह से अब हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज मिलते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं जगह पे जा नहीं सकते, जैसे कि आपको जाना है नैनीताल। अब नैनीताल आपको जाना है लेकिन आप वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त गया हुआ है। तो नैनीताल के बारे में जानने के लिए आप जो वहाँ से आ रहा है उससे पूछेंगे कि भैया बता दो नैनीताल कैसा है, नैनीताल झील है, उसमें जो बोटिंग होती है उसमें कितने रुपए लगते हैं, फिर हम स्टे कहाँ लेंगे, होटल कौन से बढ़िया है, फिर कहाँ कहाँ 7 पॉइंट, 11 पॉइंट, 10 पॉइंट कहाँ कहाँ घूमने जाऊँगा। नीम करौली जी के दर्शन करने हैं तो पहले मैं भीमताल जाऊँ, भीमताल से नीम करौली जाऊँ, फिर वहाँ से लौट के डायरेक्ट मैं नैनीताल आ जाऊँ, या पहले मैं नैनीताल जाऊँ, नैनीताल से नीम करौली जाके दर्शन करूँ बाबा के। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी जो आ रहे हैं उनसे पता करेंगे। तो ऐसे ही अब अर्थ से क्या निकलता है, अर्थ से आप कहेंगे मेटल निकाले जा सकते हैं, और उसके साथ क्या निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है। तो वो कहाँ से आ रही हैं, एकदम नीचे से आ रही है। यानी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ हो जाती हैं ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन होती है वो देखेंगे किससे होती है, लावा से होती है, इनडायरेक्ट सोर्सेस से होती है। कोई एस्टेरॉइड आ गया, धरती पर आकर गिरा है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी डिस्कवरी करेंगे और देखेंगे कि जैसे ये बना हुआ है वैसे ही हो सकता है हमारी अर्थ बनी हो। हम मून पे जा रहे हैं, वहाँ से मिट्टी उठा के ला रहे हैं, फिर वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ क्या मिल रहा है। मार्स पे जाएंगे, मार्स पे ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे ना केवल उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि वो कैसे बने हुए हैं, बल्कि हमें ये भी जानकारी मिलती है। जब अपने आप दोस्त से पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए थे, तो पहले अपने बारे में बताता है, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताता है। फिर आप उसी के अनुभव, उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर उस जगह का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
तो जो कॉन्फ़िगरेशन है अर्थ के सरफेस का वो किसका प्रोडक्ट है, जो प्रोसेसेस ऑपरेट कर रही हैं अर्थ के इंटीरियर में। फॉर एग्जांपल अब आपकी जो त्वचा है, मान लीजिए आपका शरीर है, आप खूब जंक फूड खा रहे हैं, आप बहुत उल्टी चीज़ें फालतू की चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिरका खा रहे हैं, एसिड वाली चीज़ें खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से क्या होगी, अंदर से वो अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से उसमें डिजीज़ होने लगेंगी, अंदर से वो ख़राब होने लगेगी और हो सकता है पिंपल वगैरह निकल आए, हो सकता है क्रैम्प्स होने लगे, आपको हार्ट हेल्थ हो जाए। फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका चेहरा यंग नहीं रहेगा, रेडिएंट नहीं रहेगा, वो चेहरे पे चीज़ें समझ में आने लगेंगी क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ प्रोसेस कर रही है। फिर आप तुरंत स्विच कर जाते हैं, हेल्दी डाइट में चले जाते हैं, आप कीटो डाइट फॉलो करने लगते हैं कुछ दिन के लिए, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई न्यूट्रिएंट लेते हैं, वाइटमिन्स लेते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं योगा वगैरह बढ़िया से करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी स्किन रेडिएंट उसमें झलकने लगता है, गोरी गोरी सी लगती है, ग्लोइंग स्किन लगने लगती है, पहले से बेटर स्किन क्वालिटी हो जाती है। गोरी इन द सेंस कि आपकी क्वालिटी बेटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो गोरे वाले का हवा चल रहा है कि हमें गोरा होना। अरे क्यों होना है गोरा भाई, गोरा इंसान अब अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहता है। अब अगर एक भालू है जो कि यहाँ पे रहता है इक्वेटर पे, और वो कहेगी मुझे अब बनना है भैया वो वाला भालू, पोलर वाला भालू, तो वो दोनों स्पेसीज अलग हैं, स्पेसीज तो सेम ही, मतलब वो उनकी जो प्लेस है उस हिसाब से उनको हाइड करना है वहाँ पे, तो उनको नेचर ने वैसा बनाया हुआ है, आपको नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है। तो उसमें किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करना और किसी चीज़ को डिमिनिश करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाए कि हम इतने आगे निकल जाएं, जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस, तो यहाँ पे एक एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है, एक एंडोजेनिक प्रोसेस होती है, आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप, जो कि लैंडस्केप को शेप कर रही है। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट, इट अफेक्ट्स द एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर इग्नोर्ड। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ, अगर हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है फिजियोग्राफिक कैरेक्टर की किसी रीजन की, तो रिमेन्स इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी यदि हमें एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में पता नहीं होगा। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन, और जो फिजियोग्राफी है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसी से तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। अब आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की फिजियोग्राफी अलग है, तो हो सकता है आपका जो कैरेक्टर हो, आपके अंदर जो फीचर्स हों वो अलग हों। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन, तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वन गेट अक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक्स आवर और हाउ सुनामी वेव इज जनरेटेड, कैसे हमारी पृथ्वी जो है शेक करती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, कैसे एक सुनामी जनरेट होती है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने अर्थ के अंदर चल रही चीज़ों को कैसे। अब आप किसी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऐसे देखता है, और जो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है अगर उसको सामने से सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो वो देख के बताएगा। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, आप जाइए पहले ब्लड टेस्ट करा के आइए। आप जाते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी लेता है, आपकी काउंटिंग ब्लड सेल्स होती है जो आपकी, सीबीसी कराएंगे, और जो चेकअप्स हैं एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी हो, एमआरआई वगैरह, तो यहाँ पर वो आपके अंदर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करता है, टू नो एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू। तो ऐसी ही चीज़ें हैं कि हमें जब तक अंदर के बारे में नहीं पता होगा कि नीचे ये चल क्या रहा है, तो हम कैसे जानेंगे ये क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ हो जाती है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ की जो सारी देखिए मटेरियल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं अलग अलग लेयर्स में, अब क्रस्ट टू कोर, उसके क्रस्ट से कोर तक। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लेयर, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर हम वहाँ पर गए नहीं हैं तो अपने कितने लोग, अगर आप नैनीताल गए नहीं हैं लेकिन फिर भी आप एक डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं बढ़िया सी, जो कि काफ़ी हद तक सही होती है और एविडेंसेस भी उसको प्रूव करते हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे यार बिना गए तुम बना दिए, इसका मतलब तुमने कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, मेहनत की होगी, है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये जानना। आइए हम देखते हैं कि कैसे जाना जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, तब यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, सोर्सेस कौन कौन से हैं इंटीरियर की। जो अर्थ की रेडियस होती है वो कितनी होती है, 6370 किलोमीटर्स।
नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटेरियल। तो कोई भी जो इंसान होता है वो नहीं जा सकता नीचे ऑब्जर्व करने के लिए या फिर सैंपल को कलेक्ट करने के लिए उन मटेरियल्स की जो कि पाए जाते हैं। अंडर सच कंडीशन, ऐसी कंडीशंस में यू में वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो आप ये सोच सकते हैं कि तब साइंटिस्ट कैसे बताते हैं। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फरेंसेस। तो हम जो भी चीज़ जानते हैं वो हमारे एस्टिमेट्स हैं, अनुमान हैं, हमारी कल्पनाएँ हैं, परिकल्पनाएँ हैं और परिकल्पनाओं के अलावा इन्फरेंसेस हैं। येट अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फिर भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मटेरियल की एनालिसिस से फाइंड आउट की है। डायरेक्ट सोर्सेज में चलते हैं, यानी जो डायरेक्ट सोर्सेज हमें मिले हुए हैं, यानी जिससे हम डायरेक्टली चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है। द मोस्ट ईजिली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। तो अब सबसे पहली बात क्या आती है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो उसके करीब जाएंगे, तो धरती में देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या मिलती है, रॉक। और हमारी ऊपर की लेयर पूरी धरती की किससे बनी है, रॉक से बनी है, चट्टानों से बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास रॉक मिल जाएंगी जो या तो पहाड़ों से आ रहे हैं, या तो कहीं पे आप पठार देख रहे हैं, या फिर खोद के निकालिए, और या फिर आपको जो माइनिंग है, जो जहाँ पे माइनिंग हो रही है थोड़ा डीप में, वहाँ से भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड माइन जो आपकी साउथ अफ्रीका में है आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर, यानी वो कितनी डीप हैं, 3 से 4 हज़ार मीटर डीप। 3-4 किलोमीटर का मतलब 3-4 हज़ार मीटर, सोचिए कितना ज़्यादा होता है, मतलब आधा हिमालय। Going beyond this depth is not possible as it is very hot at this depth। अब इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि इसके बाद गर्मी बहुत बढ़ने लगती है। और इसी की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेडिमेंटेशन होता है तो नीचे प्रेशर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के चलते जो आपके फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्जन हो जाता है, जो भी जीव जंतु मरे हैं, जो आपके पेड़ दबे हुए हैं, वो कोल में बदल जाते हैं, फिर धीरे 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 और नीचे जाते हैं और तपते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कोल बनता है, लिग्नाइट कोल उसमें होगा, मतलब मल्टीपल टाइप्स के कोल आपके बन जाते हैं। बिसाइड माइनिंग के अलावा जो होता है, क्या होता है, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए कि चलो ये तो थी, हमने माइनिंग करी और हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें इंसान है, हमें एक्सप्लोरेशन करना है, साइंटिस्ट को खोजना है नई चीज़, तो कहेंगे क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो कि माइनिंग के लिए नहीं हो, जानकारी इकट्ठा करने के लिए हो, तो ये डीपर डेप्थ में एक्सप्लोर करने के लिए होगा। द कंडीशन इन द कस्टल पोर्शन की, क्या कस्टल पोर्शंस में कौन सी कंडीशन चल रही हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट 2 मेजर प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, एक डीप ओशन ड्रिलिंग और दूसरा इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर खुदाई कहाँ चल रही है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी डीप ओशंस में। क्यों? क्योंकि अब ओशंस देखेंगे, ओशंस बहुत नीचे होते हैं। अब जितनी गहराई में ओशंस हैं तो हमें उतनी गहराई में खोदना नहीं पड़ेगा, और पानी में उतरना आसान होता है या फिर सरफेस पे उतरना आसान होता है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपका ये कॉन्टिनेंट है और ये आपका यही इतना नीचे ओशन है, अब यहाँ से अगर मुझे नीचे जाना है एकदम नीचे, तो नीचे जाने में यहाँ से ज़्यादा आसानी होगी या यहाँ से ज़्यादा आसानी होगी। आप अगर 18 तल्ले पे बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा आसानी होती है या फिर 18 फ्लोर से ज़्यादा आसानी होती है। तो कॉन्टिनेंट की बजाय हम ओशन से खुदाई शुरू करेंगे, क्योंकि कोर तो वही है, सेंटर तो वहीं रहेगा, बस ये इनके बीच का डिफरेंस है। तो हम ओशन से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो 17 तल्ला वाला डिफरेंस है, 17 फ्लोर का डिफरेंस हमें ना फील हो, इतना खुदाई हमें फालतू ना करनी पड़े। तो द डीपेस्ट ड्रिल कोला, तो यहाँ पे जो डीपेस्ट ड्रिल है इसको याद कर लीजिए, फैक्ट है ये। कोला है, कहाँ है वो, आर्कटिक ओशन में हमें देखने को मिलेगा। हैज सो फार रीच्ड एज अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, और यहाँ हम कितनी नीचे गए हैं, 12 किलोमीटर। और पानी में ड्रिलिंग करने में एक आसानी और होती है, क्या आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के सबमर्सिबल की खुदाई होती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी सरफेस पे जाती है तो सरफेस को क्या कर देती है, क्या करेगी, पानी अगर कहीं पे आप डालेंगे
तो जो हार्ड रहेगी उसको सॉफ्ट कर देती है, सॉफ्ट करेगी, फिर उसमें उसको खूनेंगे तो और उसके जो स्लश होते हैं उसको पानी से प्रेशर से निकालना आसान हो जाता है। ये भी एक चीज़ है, ये भी एक फ़ायदा है। दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब 12 किलोमीटर अंदर पहुँचे तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि हाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ऐसा है, 3 किलोमीटर पे ऐसा है, 12 किलोमीटर पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। थ्रू एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग गहराइयों पे जो जो मटेरियल हमको मिलते गए हैं। फिर बात क्या आती है, वॉल्केनिक एरप्शन, एक दूसरे सोर्स हो जाते हैं। अब आप तो 12 किलोमीटर गए हैं और जो वॉल्केनोज हैं वो तो एकदम नीचे से आ रहे हैं जहाँ पे मैग्मा मोल्टन स्टेट में है, तो उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है। एज एंड व्हेन द मोल्टेन मटेरियल यानी मैग्मा इज थ्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। तो उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टेन द डेप्थ ऑफ द सोर्स ऑफ सच मैग्मा, लेकिन हम इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते कि मान लीजिए वो एकदम नीचे वाला मैग्मा है, ऊपर वाला मैग्मा है, अब वो आया है तो कितनी दूर से आया है। आपका फ्रेंड नैनीताल से आया है, अब वहाँ पे कहाँ कहाँ गया वो मुंह से बता सकता है। अब उनके बीच में कितनी डिस्टेंस थी, वो और कहाँ कहाँ गया, इधर उधर कुछ चीज़ें और याद होंगी जो कि खुद वो भूल गया होगा कि यहाँ भी गया था, मैं वहाँ भी गया था। इससे हम डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, डेप्थ का अंदाज़ा एग्जैक्टली तो नहीं लगा सकते बिना गए। अब उससे लाख पूछते रह जाइए कि भैया अगर हमें 7 व्यू पॉइंट देखना है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मुझे कितनी दूर जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। अब जब आप जाएंगे तब आपको थोड़ा डिस्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं, अब इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात करते हैं। यहाँ पे आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। तो इनडायरेक्ट सोर्स है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज़, तो हमें पता है कि दैट माइनिंग एक्टिविटीज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर इन द डीपर डेप्थ। तो माइनिंग से हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं। मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ। और ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी पिछले ही चैप्टर में कि जो मेटल्स होते हैं, आपके आयरन्स होते हैं, जो ज़्यादा डेंसर मटेरियल्स हैं वो अर्थ की कोर की तरफ भागते हैं, यानी और डीपर डेप्थ में होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू नो द, यानी मतलब अगर ज़मीन खोदना ऊपर से खुदाई करेंगे तो हमें आसान होगा, लेकिन जैसे 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 हम और अंदर जाते जाएंगे बेड रॉक्स मिल जाएगी और मेटल्स मिल जाएंगे, तो उनकी और अंदर जाने पे क्या होता है कि वो बहुत हार्ड होने लगेंगे। एक तो इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, हमारी मशीनें वैसे ही हीट हो जाएंगी, वैसे खोदेंगी हीट हो जाएंगी, और उसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, तो पॉसिबल है ही नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे अब ये पॉसिबल है फाइंड करना कि यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस क्या हो रहे हैं। कैसे, नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। अगर हमें ये पता चल जाए कि टोटल थिकनेस क्या है तो उसमें फिर जो जो हमें मटेरियल मिल रहे हैं उनमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, जब ये टोटल इतना है और यहाँ 12 किलोमीटर पे मैं गया हूँ और 12 किलोमीटर से अभी और नीचे है इतना, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, अच्छा 12 किलोमीटर पे ये चेंजेस आए हैं तो नेक्स्ट 12 पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने 12 देखा है, 12 पे ये हो सकता है। और मैग्मा जो निकल रहा है, अगर कहीं हमें पता चल गया कि कितने डिस्टेंस तक मैग्मा है तो अच्छा मैग्मा यहाँ से आ रहा है, मतलब इससे पहले सॉलिड हो सकता है, इसके बाद जो है वो लिक्विड फॉर्मेट में, मैग्मा फॉर्मेट में हो सकता है। तो यहाँ पे ये होती है, जैसे कि साइंटिस्ट हैव एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता चल सकती है, प्रेशर, डेंसिटी मटेरियल की कैसी होगी अलग अलग डेप्थ पे, और द डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक विद रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ द इंटीरियर आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स, और दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीटियोर्स होते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे आप देखेंगे जब आसमान में इमेज में ऐसे ऐसे देखेंगे तो नज़र नहीं आएगा, आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं। अब वो तारे हैं वो एक स्टार्स हैं, इसका मतलब कुछ तो हमारी धरती के अलावा भी है, सूरज के अलावा भी है, तो उन्हीं तारे जहाँ होते हैं
इसके बाद और कई सारे छोटे 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 वो होते हैं पार्ट्स, जैसे आपका अर्थ जिससे बना हुआ है वैसे हो सकता है वो कई 2-4 किलोमीटर का हो या फिर कहीं से टूट के आया हो, यानी इतने बड़े बड़े वो पत्थर जैसे होंगे, तो वो उनको हम मेटियोर्स कहते हैं। और वो आएंगे अर्थ पर, जब अर्थ से टकराएंगे तो हम देखेंगे कि वो कैसे बने हुए हैं। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेटियोर इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लेकिन अब इतना एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, हो सकता है वो किसी और चीज़ से बना हो, लेकिन कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर आर सिमिलर दैट ऑफ द अर्थ। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल है वो लगभग ऐसा ही लगता है जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, जितना हम जानते हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू द आवर प्लैनेट। तो वो सॉलिड बॉडी होती हैं जो कि उन्हीं मटेरियल से बनी होती हैं। किन मटेरियल से बताइए? उन मटेरियल से जिससे हमारा प्लैनेट बना हुआ है। हेंस इस वजह से दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस इंक्लूड ग्रेविटेशन, और एक और सोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशन। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि जैसे हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ पे नॉर्थ है चुंबक का और जो साउथ है वो साउथ चुंबक का है, लेकिन कैसे? ये है आपकी अर्थ, तो हमारा ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं कि एक चुंबक है, लेकिन ये चुंबक जो है, ये हमने मैप ऐसे बनाया था क्योंकि हमें पता नहीं था, लेकिन ये चुंबक जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक, थोड़ा टेढ़ा है, यानी इस साइड में है नॉर्थ के और इस साइड में है साउथ के, थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है और ये टिल्टेड है। अब इसके ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये चेंज होती रहती है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, कभी ये यहीं भी रही होगी, कभी ये ऐसे भी रहा होगा, कभी ये ऐसे भी रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वही कह रहा है सिस्मिक एक्टिविटी, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो सिस्मिक एक्टिविटी होती है। ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ, इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। अलग अलग लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो हर जगह सेम नहीं होता है। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमारे पोल्स पर ज़्यादा होती है और हमारे इक्वेटर पर कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। This is because the distance from the center at the equator being greater than that at the poles। और फिर एक चीज़ और आप समझ गए कि ओशन में क्यों हुई, क्योंकि ओशन ज़्यादा नीचे है आपके कॉन्टिनेंट से। और दूसरी बात उसमें आर्कटिक भी लिखा है, आर्कटिक में ही क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो नियर पोल है अगर पोल पे जाएंगे तो वहाँ से जो आपका कोर है वो पास में है। The distance from the center at the equator being greater than that of pole, यानी ये आपकी शेप है ज्वाइड शेप, ठीक। अब ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे जो इसकी ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, यानी पोल्स क्लोजर है और इक्वेटर हमारा दूर है। और आप देखेंगे तो ऐसे थोड़ा बल्ज भी आपको नज़र में आता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऐसे होगा तो ये कम ही होगा, ये ज़्यादा होगा, यही कह रहा है। द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है मटेरियल के मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मटेरियल के मासेस का अर्थ के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करता है द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस। जो ग्रेविटी की रीडिंग होती है अलग अलग प्लेसेस में। तो और एक चीज़ आप और देखेंगे क्या कि दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, और हम जो एक्सपेक्ट भी करते हैं उनसे भी ये अलग हो जाती हैं। और सच डिफरेंसेस कॉल्ड ग्रेविटी एनॉमली, यानी इसको इन डिफरेंसेस को हम ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं कि यहाँ अलग है वहाँ अलग है, हमने एस्टिमेट ये किया पर निकल वहाँ वो गई। ग्रेविटी एनॉमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और जहाँ जहाँ पे ग्रेविटी एनॉमली होगी वहाँ हम समझेंगे कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेंसर मटेरियल है और यहाँ कम डेंसर मटेरियल है, इस वजह से ये डिफरेंसेस मिल रहे हैं। मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट। तो मैग्नेटिक सर्वेज, अब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक सर्वेज भी हुए जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन एंड दज
प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मेटल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहाँ पे मेटल्स भी होंगे। मेटल कौन कौन से होंगे? आयरन वायरन हो सकता है जो कि अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर भी ये हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होंगी, तो ये भी डिफर कर सकता है। सिस्मिक एक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? तो यहाँ पे हम वो आगे पढ़ने वाले हैं। आइए अर्थक्वेक की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। अगर हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की, तो वो एक कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड करती हैं। किसकी? लेयर्ड इंटीरियर की। यानी एक ऐसा इंटीरियर जो कि लेयर्ड है, ऐसे 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 लेयर 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 वाइज बना है। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। यानी अर्थक्वेक मतलब ऐसे हिलना ही अर्थ को अर्थक्वेक कहते हैं। ये आप सब लोग पता होगा कि अर्थक्वेक आया है, तो पिछले साल बहुत बढ़िया आया था, तो आप लोगों ने देखा था। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट। 2022 में बहुत तगड़ा आया था, मैंने एक ब्लॉग भी डाला है। तो मैं नोएडा में था उस टाइम, और भाई साहब ये बिल्डिंग वगैरह से सब निकल निकल के भागे थे, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी। इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये क्यों होता है? एनर्जी की रिलीज की वजह से। विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। तो वो एक ऐसी वेव जनरेट करते हैं जो कि सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। वाई डज द अर्थ शेक? तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अर्थ शेक क्यों करती है? द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग द फॉल्ट। जो रिलीज है एनर्जी की, वो फॉल्ट पर ऑकर करती है। अब फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट ये होता है कि ये फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। यानी क्रिस्टल क्रस्ट की जो आपकी रॉक्स हैं उसमें शार्प ब्रेक हो जाए। अब ये ब्रेक कैसे बनता है? तो रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो रॉक्स होती हैं किसी फॉल्ट में, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके अलग अलग डिफरेंट प्लेट्स हैं, और डिफरेंट प्लेट्स के बीच में होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इंडियन प्लेट को देखेंगे तो इंडो प्लेट वो आपकी जाके यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इंडियन प्लेट। तो इससे क्या होता है? आप देखेंगे हिमालयन रीजन वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। हमारे यूपी तक भी वो जो है असर आता है, दिल्ली में असर जाता है। नेपाल में तो हमेशा ही अर्थक्वेक आता है, और इतना खतरनाक अर्थक्वेक आया कि कास्ट मंडप वगैरह सब बर्बाद हो गए। एज द ओवरलाइंग लेयर स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लुक देम टुगेदर। और जैसे ही ओवरलाइंग जो रॉक स्ट्रेटा है उनको दबाता है, फ्रिक्शन लॉक हो जाता है, और फ्रिक्शन लॉक कर देता है दोनों को ऐसे। अब किसी चीज़ पे ऐसे लगाएंगे और प्रेशर ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा प्रेशर से इसको रगड़ेंगे, अभी आप ऐसे खूब तेज़ी से रगड़िए तो ज़्यादा आपको दर्द होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। हाउएवर ये टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम टाइम ओवरकम्स द फ्रिक्शन। पर उनकी जो टेंडेंसी है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फोर्स ज़्यादा हो जाए। अब मैं ऐसे खूब तेज दबाया हूँ और ऊपर से प्रेशर मेरे है, इसके भी प्रेशर है, तो ऐसे 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 रगड़ रहा हूँ। अब ऐसा हो सकता है मैं थोड़ी ज़्यादा ताकत लगा दूँ और वो सरक जाएँ, तो एज अ रिजल्ट ब्लॉक गेट डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट ईच अदर अब्रप्टली। और ऐसा होता है कि फिर वो दोनों मूव कर जाते हैं, ब्लॉक डिफॉर्म होते हैं और अब स्लाइड पास्ट ईच वन अनदर, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसकी वजह से अब इतनी देर से जो लगा ऐसे सडन होता है, तो प्लेट मूव कर रही है। अभी आप ऐसे प्लेट पे बैठा के किसी को हाथ मूव करिए तो ये मूव हो रही ना। अगर ये दोनों प्लेट मूव हो रही तो ये ऊपर वाली मूव नहीं होंगे। अगर इस पर अगर एक खिलौना रखा हूँ मैं और ऐसे ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये खिलौना भी मूव करेगा। और खिलौना अगर ऐसे खड़ा खड़ा है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास ऐसे इधर उधर हुआ और फ्रेजाइल हुआ तो ऐसे गिर के टूट जाएगा बिल्डिंग के जैसे। तो द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीचेज द सरफेस। और जो एनर्जी वेव्स होती हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, वो सरफेस तक पहुंच जाती हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोर्सेस। ऐसे पॉइंट जो कि सरफेस पे होते हैं, जो कि नियरेस्ट टू द फोर्सेस होते हैं, उनको हम एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर वो जगह होती है बेसिकली, जैसे अब ये जगह है, अब यहाँ नीचे से ये आ रहा है, ये देखिए, अब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, यहीं पे आके टकरा रही है, लेकिन सरफेस पे तो हमें दिखेगा नहीं। सरफेस पे नहीं दिखेगा तो यहीं पे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और इसी को हम एपी सेंटर कहेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस हो रही है इसी के नीचे हो रही है। ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट, तो इसीलिए इसको हम एपी सेंटर कहेंगे। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। और जब इसके नीचे होगी, आपके घर के नीचे आग लगेगी, तो आप ही को तो पता चलेगा कि पहले पड़ोसी को पता चलेगा। आप जिस बेड के नीचे सो रहे हैं, अगर उसके नीचे कोई ऐसे ठोंक रहा है तो आपको पता चलेगा, या आपके बगल वाले कमरे में आपका भाई, आपके पापा मम्मी सो रहे हैं, उसको पता चलेगा, आप ही को पता चलेगा।
यही बात कह रहा है। तो आपका फोकस पॉइंट कहाँ है? आपके बेड के नीचे फोकस है। एपिसेंटर क्या है? आपका बेड एपिसेंटर हो गया। नीचे जो ठोक रहा है तो आप ही को पता चल रहा है, आप एपिसेंटर बन गए उसके। अरे और फोकस क्या है? जहाँ खोद रहा है वही फोकस है। जिस चीज़ से मार रहा है पता चले, ऐसे हाथों से मार रहा है, इतना बड़ा फोकस है। डंडा लेके ऐसे चौंक रहा है। खटिया में बड़ा मज़ा आता था। हाँ, पहले गांव में जो है, जब हम छोटे छोटे थे तो आंगन में ऐसे खटिया लगती थी नाना के यहाँ, और फिर भाई साहब सब मौसी के लड़के, जितने कज़न्स हैं, मामा के लड़के, मौसी के लड़के, मैं, भाई मेरा, सब लोग ऐसे खटिया सोते थे। तो नीचे से जाके ना ऐसे पैरों से मारा जाता था, और या फिर डंडा लेके ऐसे पैरों से मारा जाता था। आपने देखा होगा खटिया ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं घुंचा गई है, यानी जो उसकी उसमें उंचन लगती है, यानी ऐसे एक रस्सी होती है, उससे खींच के उसको टाइट किया जाता है। तो जब धीरे धीरे थोड़ा टाइम हो जाता है लेटते लेटते ना, तो नीचे बैठ जाती है, और नीचे बैठ जाती है तो ऐसे निकल आती है, ऐसे नीचे जब उस पर लेटेंगे तो ऐसे हो जाती है। अब जब ऐसे हो गई तो नीचे ऐसे निकला रहता है, तो उसमें जाके मारो नीचे से, और लगती बड़ी खतरनाक है। फिर पैर से फिर उसको फिर टाइट किया जाता है तो सीधी हो जाती है। तो वही कह रहा हूँ कि यहीं जहाँ जहाँ मारो, जितना फोकस में वहीं एपिसेंटर को लग रहा है, ऐसे ही होता है। अर्थक्वेक वेव्स आती हैं। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर। जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर में होते हैं। क्यों? आगे पढ़ेंगे। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ लेटर इन दिस चैप्टर। हम आगे इस चैप्टर में सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी लेयर्स हैं। It is sufficient to note here that lithosphere refers to the portion depth up to 200 किलोमीटर। और लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं? ऐसा पोर्शन जिसकी सरफेस से लेकर के जो नीचे जाएगा डेप्थ है वो कितनी है? 200 किलोमीटर है। मतलब आप यहाँ से 200 किलोमीटर जाइए तो ये फलाना ज़िला लगेगा, आप यहाँ से 500 किलोमीटर जाइए तो ये फलाना स्टेट लगेगा। वैसे ये फलाने लिथोस्फीयर हैं, वैसे लग जाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या होता है? ये रिकॉर्ड करता है वेव्स रीचिंग द सरफेस। अब नीचे आ रहा है, अब आप खटिए पे लेटे हैं, अब हम लोग मार देते थे किसी को तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है? अब किसी को बता दिया, नाना को बता दिया, नानी को बता दिया, मम्मी को, मौसी को, मम्मी देखो मारा था हमें, किसी को मार देता, मम्मी हमें मारा था, देखा, तो कहते मम्मी मुझे मार रहा है देखो। तो आप वो ऑब्जर्व करेंगे, रुको अभी बताती हूँ, फिर एक बार मना करेंगी, फिर देखती रहेंगी, और आप ऐसे ऐसे झटका दिए पैरों से, मारे, वहीं पे आप कैप्चर हो गए और वहीं पे आपकी कुटाई हो गई। फिर काहे परेशान कर रहे हो? तो यही है आपका सिस्मोग्राफ। ये भी देखता रहता है कि कौन है भैया, कहाँ से वेव आ रही है। ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है। और रिकॉर्ड शीशा आप समझ लीजिए, जैसे शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे सिस्मोग्राफ होता है जो कि चेहरा दिखा देता है। वेव्स अपना चेहरा देखती हैं आके, उसमें बताती हैं मैं आ गई, लो मैं आ गई। रिकॉर्ड द वेव रीचिंग द सरफेस। अब अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ। एक कर्व बनता है अर्थक्वेक का, जो कि रिकॉर्ड होती है ऐसे ऐसे ऐसे। फिगर 3.1 में जैसे कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए ऐसे ऐसे आई, ये सब पिक्चर में आप लोगों ने बहुत देखा होगा। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, राहुल सांसें नहीं चल रही हैं। फिर राहुल पहुँचता है, देखता है, फिर टिक 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 टिक, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाती रहती, सीधी सीधी सीधी। फिर कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो कुसुम, कुसुम देखो मैं लौट आया हूँ, मैंने सबको मार दिया है। फिर उसकी सांसें चलने लगती है, टिक 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 टिक। फिर वो चुप हो जाता है। फिर अरे 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 नहीं नहीं नहीं, कुसुम कुसुम। फिर कुसुम चलती किच्ची किच्ची। फिर बोलता है ब्रह्मा के उसके कानों के पास जाता है, बोलता है तुमको हमारे प्यार की कसम, उड़ जाओ उड़ जाओ। चिक 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 चिक, उड़ जाती हैं। बस ऐसे ही चलती रहती है। यही है यहाँ पे कर्व हमें देखने को मिला, यानी जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा आप समझ लीजिए। फिर ये कैसे होता है, यहाँ पे आ गया, अभी तो हम यहीं पे थे ना। तो कर्व देखने को मिल जाता है ऑन द सिस्मोग्राफ, जो कि फिगर 3.1 में दिया गया है। नोट दैट कर्व शोज 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन। 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ये दिखाते हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। तो ये जो है ईच डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स को दर्शाते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। 3 सेक्शन इसमें होते हैं, डिफरेंट वेव्स को दिखाते हैं। और जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं हमारी, वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक बॉडी वेव, एक सरफेस वेव। ठीक ठीक। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे मैंने तभी आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर वाला, तो एक आपके सरफेस के ऊपर चीज़ें नज़र में आती हैं ना, कि आपको ऐसा हो गया, पिंपल हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आँखें झुर्री आ गई हैं, हो गए हैं, आप झुर्री पड़ गई है,
ना। एक क्या होता है, पतले उतले हो गए हैं, और एक क्या होता है कि अंदर अंदर से आपका हार्ट खराब होने लगा है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है, अंदर अंदर से आपकी आंतों में सड़न पैदा हो रही है, अंदर अंदर से आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक अंदर से हो रही है यानी बॉडी के अंदर हो रही है, और एक सरफेस पे हो रही है यानी आपके बाहर भी उसका सिम्टम दिखना शुरू हो गया। यानी अगर अंदर से ख़राब होगी आपकी बॉडी तो बाहर किसी न किसी दिन तो दिखेगी। बस यही चीज़ है कि बॉडी के अंदर और सरफेस, मतलब सरफेस पे जो चल रही हैं वही हो गई। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। अब किसी फोकस में, फोकस जहाँ पे फोकस होगा, जहाँ पे मारा जा रहा है, वहीं वो रिलीज होती हैं। एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, और वो फिर चारों दिशाओं में ऐसे फैल जाएंगी सरफेस के ऊपर। हेंस द नेम इज बॉडी वेव्स, इस वजह से उसको बॉडी वेव कहते हैं। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स, और वो बॉडी वेव जब ऐसे नीचे से ऊपर आएंगी तो आप अगर देखेंगे कोई चीज़ अगर कहीं से निकल रही है, अगर मान लीजिए अंदर से ऐसे निकल रही है, तो पहले किसको टकराएगी? पहले ऊपर वालों को टकराती है। आप अगर बेड पे सो रहे हैं और मैं बेड को मारूंगा तो पहले बेड को मारूंगा कि पहले आपको मारूंगा? हाँ, बेड के नीचे है तो बेड के नीचे, खटिया के नीचे अगर कोई मारेगा तो पहले वो मारेगा, पैर से मारेगा तो खटिया में लगेगी, जो खटिया में लगेगा खटिया से ऊपर जाएगी, बेड में लगेगा तो बेड से ऊपर जाएगी। तो वैसे ही पहले सरफेस रॉक से टकराती है, फिर जनरेट करती है न्यू सेट ऑफ वेव्स। अब उसमें मारा, फिर उसमें अलग फैली, तो कुछ नई सेट्स ऑफ वेव्स क्रिएट होंगी जिनको हम सरफेस वेव कहेंगे। और मैंने तो मारा बेड में, पर बेड ने मारा तुमको, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसे कह दिया करो कि मम्मी हम तो खटिया मारत रहे। तो मम्मी भी एक डंडा लेंगी और डंडे से कहेंगी, नहीं डंडा लेके ऐसे मारेंगे, कहेंगे हम तो डंडा मारत रहे, लगी नहीं। या तो फिर आपको ऐसे एक बेना होता ना, पहले बेना गर्मी में होता था, अब बेना लगा दिया आपके यहाँ पीठ के पास या सीने के पास, उसे मुक्का खींच के मारा, बोला हम तो बेनम मारते रहे, मैं तो बेनम मार रही थी, तुमको कहाँ से लग गई? तो यही बात हो गई कि तरबूजा खीरे गिरे, क्या होता है, तरबूजा छुरी गिरे, छुरी तरबूजे गिरे, कटना किसको है? तरबूजे को है, छुरी थोड़ी कटती है, हम छुरी काटेंगे। अच्छे बच्चे हैं ना। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस, और ये वेव्स अब सरफेस के अलॉन्ग मूव करेंगी ऐसे डिंग डोंग करती हुई। द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज ए ट्रेवल थ्रू मटेरियल विथ डिफरेंट डेंसिटीज, और जो वेव्स की वेलोसिटी है वो बदलने लगेगी, चेंज होने लगेगी जैसे जैसे वो अलग अलग डेंसिटीज़ के मैटर के साथ जाएंगी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी खटिया आती है, अगर मैं खटिया में मारूंगा तो उसमें बाध रहता है, बाध से ज़्यादा लगेगी, मुझको कम लगेगी लेकिन उसको ज़्यादा लगेगी। अब मैं बेड में मारूंगा तो हो सकता है उसको ठक से आवाज़ आए, लगे कि कोई मार रहा है लेकिन मुझको ज़्यादा लगेगी, तो उसकी डेंसिटी चेंज हुई तो उसका इम्पैक्ट चेंज हुआ तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे डेंसिटी अलग होगी वैसे उसका इम्पैक्ट चेंज होता जाएगा। और यहाँ क्या चीज़ होती है कि डेंसर द मटेरियल द हाइयर द वेलोसिटी, मटेरियल जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक तकिया ले लेंगे, अब तकिए लगा, अब मम्मी मार रही हैं तुमको, ठीक है, तुमने ऐसा काम कर दिया, नीचे से फोकस पॉइंट बना दिया, एपीसेंटर दे दिया है अपने भाई को, और वो चिल्लाने लगा, इतना तेज आपने मार दिया। अब मम्मी कहेंगे रुक भैया तुझको हम बताते हैं। अब वो बेना लेके आई, अब बेना आपके सीने पे लगा, यही एक मुक्का खींच के मारी अब बेने से, तब आपको ज़्यादा लगेगा या ले आई ऐसे तकिया, बढ़िया 2 तकिया लगाई हैं और तकिए से मारी हैं अच्छे से, तब तो कहेंगे वाह मम्मी और मारो मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? आप बताइए, डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी? यहाँ पे डेंसिटी, वैसे तो अगर हम वो देखेंगे, बेना देखेंगे तो बेना पतला है लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो डेंसर है, उसमें रुई है तो रुई में क्या होता है, रुई की डेंसिटी कम होती है, पेपर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। पर अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भैया कार्डबोर्ड लेके आओ, अब ये एग्जाम्पल ऐसे मत ले लीजिएगा कि कार्डबोर्ड लगा के मारो तो मम्मी को लग जाएगी, तो ऐसा नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है थोड़ा अलग तरीके से, उसको समझा करिए। ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं ना, तो मुझे भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे लगता है अरे यार तो एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर कहेंगे तब तो भाई ये तुम कार्डबोर्ड लगा पीढ़ा लगा मारेंगे, मम्मी को ज़्यादा लगेगी मम्मी को ज़्यादा लगवाओ तो ना, यही करना और कोई काम नहीं है, पढ़ो मत। द वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज़। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि मान लीजिए पानी में आप मुक्का मारेंगे तो पानी अब्जॉर्व कर लेती है क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। अब आप किसी बीन बैग में मारेंगे आपको कम लगता है, आप एक मुक्का मारेंगे अगर दीवार में मारेंगे तो ज़्यादा उसका रिएक्शन होता है क्योंकि कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, आपको
फिजिक्स भी है ये कि जिसकी डेंसिटी कम होगी और वो इधर उधर उसके मॉलिक्यूल होंगे, आप ऐसे खींच के ऐसे मुक्का मारेंगे, अब बलून लेके ऐसे मुक्का मारिए तो बलून अब्जॉर्व कर लेगा, पिचक जाएगा, उसमें अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी हार्ड सरफेस मारेंगे, जितना हार्ड होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा, एंड दैट्स अ रीजन व्हाई यू विल गेट हिट हार्डर। ठीक है, थोड़ा पढ़ा भी देते हैं ना। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी, जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल उतनी ज़्यादा हाई वेलोसिटी। यानी आप बताइए अगर समुद्र में वो रेज आई हैं, वो समुद्र में इम्पैक्ट कर रही हैं, पानी आ गया उसके ऊपर तो पानी में ज़्यादा तेज वेव्स चलेंगी, या आपके कॉन्टिनेंट पे आई, कॉन्टिनेंट में हुआ तो कॉन्टिनेंट में ज़्यादा तेज चलेंगी। आप बताइए समुद्र में ज़्यादा तेज चलेंगी ना, क्यों? क्योंकि समुद्र को तुम जमा के आए हो, अब वो कॉन्टिनेंट से ज़्यादा डेंसर हो गई हैं। चलिए, तो यहाँ पे किस पे चलेगी? कॉन्टिनेंट पे। दियर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एट द रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। ये वो रिफ्लेक्ट करती हैं या रिफ्रैक्ट करती हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि ऐसे जाएगी टकरा के दूसरी जगह चले जाएगी। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे पानी में रेस जाती हैं और ऐसे पहुंची तो अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऐसे गई रेस ऐसे आई, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपकी वेव्स भी काम करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, यहाँ पे दो प्रकार की वेव्स होती हैं। दे आर कॉल्ड पी वेव एंड एस वेव, यानी प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी वेव है भैया, वो पहली वाली वेव है तो कहेंगे रुक जाओ तुम सेकेंडरी, पहले मैं जाऊंगी, तो पहले मैं आती हूँ, वो पहले आती हैं। वो फास्ट तेज चलेंगी तो पहले आएंगी, जो तेज चलेगा वही तो पहले आएगा। यहाँ पे कछुआ और हम खरगोश वाली बात करते हैं, लेकिन ये खरगोश पर पहुँच गया है, कछुआ अभी नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि ये खरगोश सोता नहीं है, सोया नहीं है, तेजी से चल रहा था। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव। और ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये किसकी तरह होती हैं? ये सिमिलर होती हैं आपकी साउंड वेव की तरह। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड सॉलिड मटेरियल्स, और ये गैस से भी चल लेगी, लिक्विड से भी चल लेगी, सॉलिड में भी चल लेगी। यानी गैस, लिक्विड, सॉलिड सब में चलूँगी मैं, तुम जहाँ चलाओगे वहीं चलूँगी। और एस वेव, सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, कुछ देर के बाद आएगी। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सेकेंडरी वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। मैं देर आऊँगी पर दुरुस्त आऊँगी और ठोस आऊँगी। तो ये सेकेंडरी और सॉलिड, आप एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड दोनों जोड़ लीजिएगा, यानी सेकेंडरी वेव, सॉलिड वेव। अब प्राइमरी वेव, पागल वेव, पागल मतलब कहीं भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अभी जैसे थोड़ा दिमाग का कोई हटेला होता है ना, उसको किसी के सामने खड़ा कर दो, क्या कर लेगा बता? वो सबसे भिड़ जाएगा। जो कर कह दो यहाँ जाना है, ये काम करके आना है, यहाँ जाओ और ये काम करके आओ, वो जाएगा फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ बताइए साहब क्या करना है, हो गया बढ़िया। और जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सेकेंडरी वेव इज दैट दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी, सो यू कैन गेट इट। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ऐसे बोलने में ऐसे लगता है तो जहाँ 2 घंटे पढ़ाने होंगे आपको 10 ही मिनट पढ़ाऊंगा मैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके सेकेंडरी वेव का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के इंटीरियर को समझने में मदद कैसे करता है कि अगर सेकेंडरी वेव कहीं पे ट्रैवल नहीं कर पाई, जैसे यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से प्राइमरी वेव तो हमारे पास इसके ऊपर पहुँच गई, लेकिन यहाँ से अब ये सेकेंडरी वेव नहीं पहुँच पाई, इसका मतलब इसके बीच में क्या आ गया? या तो गैस है या तो लिक्विड है। गैस होती तो चपक जाती, लेकिन लिक्विड होगी, यानी लिक्विड है, हाई डेंसिटी लिक्विड, तो इसका मतलब इसके बीच में लिक्विड है, इसीलिए तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव नहीं पहुँच पाई है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में लिक्विड होगा ना। प्राइमरी वेव जब आई और सेकेंडरी वेव नहीं आई, तो ये मदद करता है हमारे साइंटिस्ट को समझने में, हो ये बात है, इसके नीचे तो पानी होगा, क्योंकि प्राइमरी तो आई पर ये सॉलिड वाली सेकेंडरी नहीं आई। आ गए हम आगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट इज हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड
whereas refraction make the waves to move in different direction। और वही बता रहा है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वेव्स को रीबाउंड कर देती है, वो ऐसे जा रही हैं तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। कहते भैया अरे अरे इधर से कैसे जा रहे हो तुम, यहाँ से जाओ, यहाँ से, तो वहाँ से मत जाओ, यहाँ से जाओ। हमारे यहाँ तो ना भैया यहाँ बंद बा, यहाँ न जा, यहाँ से जा, तो उसको यहाँ से भेज देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ दियर रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ। तो जो वेरिएशन होती हैं इन वेव्स की डायरेक्शन में उसको इन्फर किया जाता है किसकी हेल्प से, सिस्मोग्राफ के जो रिकॉर्डिंग हमें मिल रही है, जो रिकॉर्ड मिल रहे हैं उस पर। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। और जो सरफेस वेव होती हैं वो लास्ट होती हैं, क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ जब आएगी, आप लिख रहे हैं नाम कितने लोग आ रहे हैं, तो पहले जो आएगा उसका नाम पहले होगा, जो लेट आएगा उसका नाम पहले होगा। आपके यहाँ ऐसा होता होगा, लेट आएगा उसका नाम होगा। तो दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो वेव होती हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, रॉकों को हिला देती हैं, रॉकी भाई है ना वो भी हिल जाते हैं इससे। एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑकर्स, और जो स्ट्रक्चर के कोलैप्स हो जाता है। प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रोपेगेशन की। डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रैवल इन डिफरेंट मैनर, और अलग अलग प्रकार की जो वेव्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार के मैनर्स में चलती हैं। एज दे मूव और प्रोपेगेट, और जैसे ही वो मूव करती हैं या प्रोपोगेट करती हैं, दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक। अब ये तो कोई ऐसा उसमें वेव है, वो वेव है, वो एक एनर्जी है, और जब एनर्जी किसी चीज़ से आगे जाती है तो वो कोई चीज़ थोड़ी है, वो हवा नहीं है, पानी नहीं है, वो तो एक एनर्जी है। तो मैंने ऐसे हाथ पे मारा, हाथ पे मारा तो ये देखिए यहाँ तक एनर्जी आई, तो मैंने मारा है, हाथ पे मारा, यहाँ ऐसे मार रहा हूँ तो ये क्यों हिल रहा है, यहाँ पे मैं पानी थोड़ी डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, ये एनर्जी है। ऐसी दुनिया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ऐसी दुनिया काम करती है। अपने थप्पड़ मार लेना जब समझ में आए, 10-20 थप्पड़ मारना, इधर फील हो, और ऐसे ऐसे थप्पड़ मारना कि इधर मारना इधर फील होगा। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है तो उस दिन मुझे बता देना कि ऐसा होता है, बस ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इधर मारा मैं तो इधर फील हो रहा है, यानी ये क्या हुआ कि इसमें मैंने गैस तो डाली नहीं, इसमें मैंने कुछ डाला नहीं, इसमें कोई और मीडियम तो डाला नहीं। ये कौन सा मीडियम, मेरा हाथ ही तो है, जो इसमें पहले था वही इसमें अभी भी है, लेकिन मैंने मारा यहाँ ससुरा, यहाँ क्यों हिल रहा है, ये क्यों हिल रहा है? तो बस यही एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यहाँ वाली यहाँ वाली यहाँ वाली सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो अगर किसी रॉक में जाएगी, अगर एनर्जी किसी रॉक में टकराएगी तो रॉक ही ना तो उसको आगे लेके जाएंगे कि पहले जिससे टकराएगी कि भैया भैया आवा आवा, वो उठेगा वहाँ से ऐसे आसमान में जाएगा, आसमान में जाके दूसरे वाले रॉक के ऊपर गिर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, ये वाले रॉक को इसके मारे तो बोले ले भैया तू ले, सबको ऐसे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दिस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपेगेशन, यानी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में मटेरियल को ये फॉरवर्ड करता है, पुश करता है। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेज इन द मटेरियल लीडिंग टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। और इस हिसाब से अगर उनकी अलग अलग डेंसिटीज होगी, अब कोई हाइयर डेंसर है, किसी को मार दिया पचक गया, किसी को मार दिया उसको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो डिपेंड करता है। स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेच करेगा किसी को दबा देगा, किसी को स्ट्रेच कर देगा। तो अदर 3 वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर, और जो अदर दूसरी तीन वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जैसे प्रोपेगेशन हो रही है तो ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऊपर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि प्राइमरी वेव्स हो गई, सेकेंडरी वेव्स हो गई और सरफेस वेव्स हो गई, और ये ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 3 वेव्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आइए, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीचिंग वाइब्रेट करेगी एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इन परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। और जो डायरेक्शन होगी वाइब्रेशन किसकी, एस वेव्स की, वो परपेंडिकुलर होगी किसके, टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। वेव की जो डायरेक्शन है वर्टिकल प्लेन में वहाँ पर, हेंस दे क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट, और इस वजह से वो ट्रफ बनाएंगी और क्रेस्ट बनाएंगी। ट्रफ और क्रेस्ट बनाती हैं। इन द मटेरियल, दो अभी आपको मैंने क्रस्ट और ट्रस्ट बताया था पिछले चैप्टर में, मटेरियल थ्रू विच दे पास, और जिन मटेरियल से वो पास करती हैं। सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड
टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, और जो सरफेस वेव होती हैं वही सबसे ज़्यादा डैमेजिंग क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। आइए अब बात करते हैं हम इमरजेंस ऑफ शैडो जोन की, यानी इमरजेंस क्या होता है शैडो जोन की, इसके बारे में। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।